हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट बुक कीपिंग सब्जेक्ट बोला तो बहुत डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट में हम लोग पास हो ही नहीं सकते। बहुत बार ये ऐसे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड पूरा साल भर है ना बीके का पढ़ाई नहीं करते हैं, गिव अप कर देते हैं कि भाई नहीं होने वाला है मुझसे, मैं नहीं कर सकता। कुछ लोगों का ये भी मेंटालिटी है कि 11th में मैंने क्लासेस नहीं लगाया था, 11th में मैंने बीके का अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किया, तो फिर 12th में मुझे कुछ आने वाला नहीं है। और उसी वजह से ये लोग जो है ना अगेन बीके में डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड होप्स छोड़ देते हैं कि भाई मैं पास होने वाला है। उनको ऐसे ही माइंड में रहता है कि बीके का पेपर है, मैं तो फेल ही होने वाला है, एंड पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। बट फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो है ना बीके में आप इजीली पास हो सकते हो। मैं सिर्फ पास बोल रहा हूं, अच्छे मार्क्स तो आपको मिल ही सकते हैं, बट मैं सिर्फ पास के बारे में बोल रहा हूं, आप इजीली पास हो सकते हो। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनके माइंड में डर है कि भाई मैं पास होने वाला नहीं हूं, बीके में मैं 101% फेल होऊंगा, या फिर उनको ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि मैं पास कैसे हूं। बीके में आउट ऑफ 80 अगर मुझे 28-30 मार्क्स लाना है तो फिर मैं कैसे लाऊं। तो मैं सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। 2 दिन एग्जाम के लिए बाकी है, उतना भी करोगे ना आप आराम से बीके में पास हो जाओगे। आपको पास होने से कोई रोक सकता नहीं है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। वेरी सिंपल, अगर हम लोग बात करेंगे बीके की, तो बीके में क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 होता है ऑब्जेक्टिव्स, और ये कितने मार्क्स के लिए आता है? 20 मार्क्स के लिए। 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन रहेंगे जो 20 मार्क्स के लिए आने वाला है। बट वो क्या रहेगा ना, उसको हम लोग जज नहीं कर सकते, बिकॉज अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो फिर कैलकुलेट आपको करना क्या है? तो गुडविल कैलकुलेट करने बोला जाएगा, नीव रेशो कैलकुलेट करने बोला जाएगा, सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने बोला जाएगा, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने बोला जाएगा, ड्यू डेट कैलकुलेट करने बोला जाएगा। कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। ये एक पहला कैटेगरी हो गया ऑब्जेक्टिव का। सेकेंड आता है फाइंड व्हाट, ऑड वन। ऑड वन में क्या होगा? आपको फॉर एग्जाम्पल दिया जाएगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्डिंग। तो देखो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तो लाइबिलिटी है। बिल्डिंग क्या है? आपका एसेट्स है, तो बिल्डिंग क्या हो गया? ऑड वन हो गया। तो बिल्डिंग को आप क्या करोगे? साइड में निकालोगे। फंडा समझ में आ रहा है? ये एक तरीका हो गया। थर्ड वन आता है व्हाट, एग्री और डिसएग्री। थर्ड वन में आपको क्या पूछा जा सकता है? एग्री और डिसएग्री। मतलब एक सेंटेंस दिया जाएगा, बस आपको जवाब देना है कि आप इससे एग्री हो या फिर डिसएग्री। इट इज जस्ट लाइक अ ट्रू और फॉल्स। ओके, फिर आपको पूछा जाएगा व्हाट, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जहां पे आपको फिलअप्स दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखो, आपको वहां पे बोला जाएगा व्हाट, रीराइट द सेंटेंस। रीराइट ये वर्ड आ गया तो आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ आंसर लिख के चलेगा नहीं, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। मतलब सिर्फ ऑप्शन लिख के चलेगा नहीं, आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते मालूम है? ऐसा लिखते हैं ऑप्शन बी और जो भी ऑप्शन है वो प्रॉफिट। ये गलत होगा। जब रीराइट बोला है ना, तो रीराइट बोला तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा सेंटेंस अगेन आपको लिखना पड़ेगा। डन। फिर आता है व्हाट, नंबर 5, आंसर इन 1 वर्ड। क्या आएगा? आंसर इन 1 वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट शोज व्हाट, तो आपका डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करेगा? ग्रॉस लॉस।
तो आपको आंसर में लिखना है ग्रॉस लॉस। क्लियर है ये? आंसर इन वन वर्ड हो गया। आंसर इन वन सेंटेंस बहुत कम पूछा जाता है आजकल, बट रहेगा तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज गुडविल, समझ में आ रहा है? व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इज लीगेसी, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, ये आपको पूछा जाएगा। फिर फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉर्मेट ऑफ व्हाट? बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉर्मेट बोला जा सकता है या फिर इसको बोलते हैं स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसे ना अलग अलग कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 मार्क्स इच, और हर एक में 5 सब क्वेश्चंस रहेंगे जो 1 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूं 4 into 5, ये आपको आने वाला है 20 मार्क्स के लिए। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते हो ना तो इस 20 में आपको आराम से 10 मार्क मिल सकता है ना। उसके लिए क्या करना है, बराबर ध्यान दो। अगर कैलकुलेट करने आया है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि न्यू रेशो कैलकुलेट करो, सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करो, गेन रेशो, तो उसका ना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके रखो। अगर पॉसिबल हुआ तो आप अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं कुछ आता है तो ये चैलेंजिंग रहेगा। दूसरा, एग्री और डिसएग्री और फाइंड ऑड वन। फाइंड ऑड वन में देखो, आप एटलीस्ट ना तुक्का मार सकते हो। आपके पास अलग अलग दिए हुए हैं, आपको बस एक ही ध्यान में रखना, भाई इसमें से क्या अलग हो सकता है। तो एक बार रीड करो, नहीं समझा दूसरी बार रीड करो, नहीं समझा तीसरी बार रीड करो, तीसरी बार आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, उसको निकालो एंड उसको लिख दो ऑड वन। फिर एग्री और डिसएग्री। सर एग्री और डिसएग्री में 5 क्वेश्चन देखो, समझ में ही नहीं आ रहा है, पढ़ा ही नहीं गया साल भर, कैसे पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है? तो मेरा सजेशन आपको रहेगा, जो बाकी स्टूडेंट गलती करते वैसा नहीं करने का। कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते मालूम है? अगर 5 क्वेश्चन है तो पहला लिखते हैं एग्री, फिर डिसएग्री, फिर एग्री, फिर डिसएग्री एंड फिर एग्री, इस तरीके से लिखते हैं। चलो तुक्का मार दिया, आपका नसीब अच्छा है तो 5 मार्क्स मिलेगा। बट अगर आपका नसीब खराब है और बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से है, डिसएग्री, डिसएग्री, एग्री, डिसएग्री, एग्री, तो देखो क्या होगा रे, ये भी गलत, 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 5 में से एक भी मार्क मिलेगा नहीं। तो अगर आपको एग्री और डिसएग्री कुछ नहीं आ रहा है, मेरा सजेशन रहेगा या तो सारे ऑप्शन को क्या बोलो, एग्री बोलो, या फिर सारे ऑप्शन को क्या बोलो, डिसएग्री बोलो। देखो अगेन मैं उस स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने कुछ साल भर पढ़ाई नहीं किया, जिनको सिर्फ बीके में पास होना है, मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं। बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ के बराबर आंसर लिख सकते हैं, बट जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ ना कुछ मजबूरी रहेंगी या फिर कुछ ना कुछ मस्ती रहेंगी जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं किया, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि या तो 5 के 5 एग्री बोलो या 5 के 5 डिसएग्री बोलो। इसमें से 2 या 3 तो करेक्ट होगा, इसमें से 2 या 3 तो करेक्ट होगा ही। समझ में आ रहा है? तो आपको 2-3 मार्क वहां पे मिल जाएगा। डन। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एमसीक्यू। सर 4 ऑप्शन है, कैसे करने का? आंख बंद करके जय माता दी बोल के टिक मार्क करने का? नहीं, उधर भी आप फंस जाओगे। बेटर क्या रहेगा? अगर मेरा सजेशन, मैक्सिमम आंसर है ना सी और डी में से होता है। मैक्सिमम आंसर किस में से होता है एमसीक्यू में? सी और डी में से। कुछ नहीं आ रहा है, भगवान के भरोसे में सारे ऑप्शन को आइदर सी या फिर डी, कोई तो एक 5 के 5 में सिलेक्ट करने का। 5 के 5 क्वेश्चन में सी ऑप्शन सिलेक्ट करो, 5 के 5 ऑप्शन में डी सिलेक्ट करो। अगर आपका नसीब अच्छा है, 2-3 बराबर आ गया, आपको उतना मार्क्स मिल जाएगा। बट वो ABCD जय माता दी करके मार्क करने का वो वाला गेम खेलो मत, नहीं तो एक भी मार्क्स आपको मिलेगा नहीं। सो बेटर आइदर पूरा सी या फिर पूरा का पूरा डी। एमसीक्यू में भी आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएगा। फिर रहा सवाल इन तीनों का या फिर इन 2 का, आंसर इन 1 वर्ड और आंसर इन 1 सेंटेंस थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया, तो ये जज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। बट कुछ तो फेंक देने का, कुछ तो लिख देने का, ब्लैंक छोड़ने का नहीं। मार दो तुक्का, सही निशाने पे लग गया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। फिर एग्जाम में जाने के पहले ना ये फॉर्मेट का थोड़ा सा पढ़ाई करके जाओ।
ये फॉर्मेट है ना फिक्स होता है, खाली इसके अंदर नाम, इसके अंदर के डेट्स, इसके अंदर के अमाउंट, इसके अंदर का टाइम पीरियड आपको क्या करना है, चेंज करना है। बाकी सब फॉर्मेट क्या है, सेम है। 5 मार्क्स के लिए आता है, अगर आएगा फॉर्मेट देख के जाओ, कुछ तो लिखोगे तो 2-3 मार्क्स आपको मिलेगा। तो ऐसा 2-3 करके अगर हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं ना, तो 20 में से ऑब्जेक्टिव में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 मार्क इजीली मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 मार्क जो है वो इजीली मिलेगा, ऐसे ही 2-3 पकड़ के। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। कितने मार्क्स मिल रहे हैं देखो हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 1 में मिल रहा है हमको 10 मार्क्स। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को अभी मैं साइड में लेके जाता हूं, फोकस करते हैं व्हाट, फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रहेगा आइदर एडमिशन ऑफ पार्टनर, या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर डिसोल्यूशन। ओके, इसमें से कोई तो 2 क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा ऑप्शन में, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी इन्हीं में से 2 आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको पूछा है एडमिशन और डिसोल्यूशन, उसमें से कोई भी एक सॉल्व करो, तो 3 में क्या पूछा जाएगा, रिटायरमेंट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। फंडा समझ में आ रहा है, और उसमें से कोई भी एक आपको सॉल्व करना है। ये आएगा 2 और 3 फॉर 10 मार्क्स एंड फॉर 10 मार्क्स। तो अभी इसमें हमको कम से कम 5 मार्क कैसे मिलना चाहिए, तो ध्यान दो। अगर हम लोग बात करते हैं ना एडमिशन और रिटायरमेंट की, अगर हम लोग बात करते हैं एडमिशन और रिटायरमेंट की, तो ये 2 टॉपिक में है ना 50% जो है ना वो सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटी क्या है देखो, तो आपको इस क्वेश्चन में है ना बैलेंस शीट दिया जाएगा। एडमिशन और रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, बैलेंस शीट, जहां पे आपको दिया जाएगा पहला कैपिटल, 3 पार्टनर रहेंगे ए बी, रिटायरमेंट में मोस्टली 2 रहेंगे, सॉरी एडमिशन में 2 रहेंगे, बट रिटायरमेंट में कितने रहेंगे, 3। फिर आएगा आपका जनरल रिजर्व, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर रिजर्व फंड विच इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। फिर आएगा व्हाट, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लोन रहेगा तो लोन। एसेट्स में वही आपका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार, डेटर्स, स्टॉक, और आएगा आपका व्हाट, कैश और बैंक। ये आपका एसेट्स बराबर है। एडमिशन में भी सेम क्वेश्चन रहेगा, रिटायरमेंट में भी सेम रहेगा, डेथ में भी सेम रहेगा। आपको करना क्या है मालूम है, आपको बस इतना ही करना है कि सबसे पहला तो ये कैपिटल जो दिया हुआ है, ये कैपिटल को आपको ट्रांसफर करना है। किधर, इस कैपिटल को आपको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। इसको किधर ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एज एन ओपनिंग बैलेंस। ये हो गया पहला स्टेप। फिर ये आता है आपका व्हाट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी किधर ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि अगर एडमिशन वाला क्वेश्चन है तो ये कैसे ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा ओल्ड रेशो में। रिटायरमेंट वाला है तो भी नो डाउट ये किस में ट्रांसफर होने वाला है, ओल्ड रेशो में। फंडा समझ में आ रहा है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर क्या है देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये जो आइटम्स है ये किधर ट्रांसफर होने वाला है, ये ट्रांसफर होने वाला है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सेम एज इट इज। डन। एसेट्स में भी ये जो आइटम्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आइटम्स आप किधर ट्रांसफर करोगे, ये सारे के सारे आइटम्स ट्रांसफर होंगे बैलेंस शीट एसेट साइड।
ओके। हाँ, कैश और बैंक जो है अगर आपने इसके लिए अकाउंट बनाया है सेपरेट, तो ये उस अकाउंट में चला जाएगा एज एन ओपनिंग बैलेंस। कैश और बैंक अकाउंट चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। डन। तो ये आपका सारा बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया। फिर बैलेंस शीट के नीचे है ना आपको रिवैल्यूएशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? रिवैल्यूएशन। अभी रिवैल्यूएशन क्या होता है? तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट अभी तक के जो भी आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उनको रिवैल्यूड किया जाता है। रिवैल्यूड बोला तो खरीदा जब हमने था, आज का वैल्यू क्या है वो चेक किया जाता है, और चेक करते वक्त आइदर एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ता है या फिर कम होता है। तो जो भी बढ़ता और कम होते वक्त होने वाला आपका प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर उसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अकाउंट आपको एक बनाना है, एंड इट इज वेरी सिंपल ऑफ फ्रेंड, कुछ भी नहीं है। देखो आपको क्या होगा मालूम है? एसेट्स रिकॉर्ड करते वक्त एसेट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है जहां पे आपको बोला है कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब वो आपके लिए क्या रहेगा? प्रॉफिट। और अगर आपको बोला है कि एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो वो आपके लिए क्या रहेगा? बोलो, लॉस। समझ में आ रहा है? फिर लाइबिलिटीज की बात करेंगे तो लाइबिलिटीज में उल्टा है। अगर आपको बोला है कि लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ रहा है तो वेरी सिंपल, लाइबिलिटी बोला तो कर्जा है, अगर आपका कर्जा बढ़ेगा तो आपके लिए क्या रहेगा? लॉस। और अगर आपको बोला कि लाइबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो ये आपका क्या रहेगा? प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट में दिए गए हैं, एडजस्टमेंट में आपको बोला जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी एप्रिसिएटेड बाय 5%, स्टॉक यहां पे दिया है 10,000, नीचे बोला स्टॉक का रिवैल्यूड एट ₹15,000। तो अगर आपको एसेट्स बढ़ गया बोला है तो इट इज अवर प्रॉफिट, कम हुआ तो बोला इट इज अवर लॉस। लाइबिलिटी बढ़ गया तो इट इज अवर लॉस, लाइबिलिटी कम हो गया तो इट इज अवर प्रॉफिट। ये जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ना वो रिकॉर्ड आपको यहां पे करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और कैसे रिकॉर्ड करना है ना, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रूल ध्यान में रखो आपके 11th स्टैंडर्ड का नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटी का रिवैल्यू करते वक्त आपको लॉस हो रहा है तो वो लॉसेस डेबिट में आएगा, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड। बाकी और कुछ करना नहीं है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया बोला तो प्रॉफिट है तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड। क्या बोल के? बाय बिल्डिंग अकाउंट। समझ में आ रहा है? स्टॉक कितना दिया था? स्टॉक 10,000, नाउ आपको बोला रिवैल्यू किया तो स्टॉक का वैल्यू 8,000 हुआ, 2,000 से कम हो गया, एसेट्स कम हुआ तो हमारे लिए लॉस है। लॉस है तो किधर आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट। कितना रुपीस? 2,000। बस ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। ये चीज खाली ध्यान में रखो। एडमिशन में भी ये अकाउंट सेम है, रिटायरमेंट में भी ये अकाउंट सेम है, डेथ में भी ये अकाउंट सेम है। तो ये प्रॉफिट और लॉसेस ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करने के बाद इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करने का? क्लोज करने का। और ये कॉमन सेंस वाला बात है कि अगर आपका क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है मतलब आपका प्रॉफिट ज्यादा है, बैलेंस इधर आएगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। डन। अगर आपका डेबिट ज्यादा है मतलब क्या ज्यादा है? लॉस। लॉस ज्यादा है, बैलेंस यहां पे आएगा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रिवैल्यूएशन लॉस। और ये प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा ना वो आपको ट्रांसफर करना है किसमें? पार्टनर्स में। एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो ट्रांसफर करना है यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर एज पर देयर ओल्ड रेशो। रिटायरमेंट और डेथ है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग द ऑल पार्टनर एज पर देयर ओल्ड रेशो। प्रॉफिट डेबिट में है, ट्रांसफर करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। लॉस क्रेडिट में है, ट्रांसफर करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। बस आप इतना भी करते हो
बैलेंस शीट टैली करने का कोशिश करो, इतना भी करते हो ना तो भी आपको आउट ऑफ 10 4-5 मार्क एडमिशन रिटायरमेंट से मिल जाएगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। बढ़ गया एसेट्स, दो इफेक्ट ध्यान में रखने का, एडजस्टमेंट दिया ना, एडजस्टमेंट रहेगा तो दो इफेक्ट आई गई। पहला एडेड टू एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, एसेट्स कम हो गया, लेस फ्रॉम एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। लाइबिलिटी बढ़ गया, एडेड टू लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड बिकॉज इट इज अवर लॉस। लाइबिलिटी कम हो गया, लेस फ्रॉम लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज अवर प्रॉफिट। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में कॉमन आने वाला ये पार्ट। और पार्टनर्स कैपिटल, मैंने बोला पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल जो है वो क्रेडिट में जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिट में जाएगा। हाँ, और यहां पे कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको एसेट्स में दिया जाता है, जो होता है आपका एक्यूमुलेटेड लॉस। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स एट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा एज पर ओल्ड रेशो, रिटायरमेंट और डेथ है ऑल पार्टनर्स में डिवाइड होगा एज पर देयर ओल्ड रेशो। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में इतना भी आप फॉलो करते हो ना, कम से कम 5-4 मार्क आपको आराम से मिलेगा। तो ये एडमिशन और रिटायरमेंट के बारे में हो गया। नेक्स्ट आता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करता हूं ना, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ना कुछ बेसिक एंट्रीज है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ बेसिक एंट्रीज है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई अगर हम लोग बात करेंगे तो ड्रॉई के बुक में आता है परचेस ऑफ गुड्स। ओके, सेल ऑफ गुड्स का है ना सिंपल एंट्री है। क्या एंट्री है सेल ऑफ गुड्स का? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। और ड्रॉई के बुक में एंट्री आता है परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ये सेल ऑफ गुड्स का हो गया। फिर दूसरा कॉमन एंट्री आता है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, ये दूसरा एंट्री है। ओके, बिल ड्रॉ का एंट्री सिंपल आता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड का एंट्री आता है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये दो बेसिक और कॉमन और 101% क्वेश्चन में आने ही वाला है, तो ये एंट्रीज आप करके रखो। ओके, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज में अलग अलग केस है, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ बिल। अभी ट्रीटमेंट ऑफ बिल में अलग अलग ट्रीटमेंट का अलग अलग एंट्रीज होता है। जैसे कि पहला ट्रीटमेंट है रिटेनिंग, रिटेनिंग में तो ऐसा कोई एंट्री आता नहीं है, बट डिस्काउंटिंग में एंट्री आएगा, एंडोर्समेंट में एंट्री आएगा, ओके, डिपॉजिटिंग में एंट्री आएगा। और ये सारा एंट्रीज जो है ना, ये सारा एंट्रीज जो है ये किसके बुक में आने वाला है? ये सारा एंट्रीज आने वाला है ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉई के बुक में एंट्री नहीं आता है। डन। फिर आता है व्हाट? हॉनर और डिसऑनर ऑफ बिल। हॉनर बोला तो पैसा दिया, डिसऑनर बोला तो पैसा नहीं दिया, ये भी एंट्रीज एक बार देख लो। मोस्टली ऑनर का नहीं रहेगा, डिसऑनर का रहेगा। और डिसऑनर अगर बिल हो रहा है ना, एक ही चीज ध्यान में रखने का कि आपका ड्रॉई अकाउंट डेबिट में रहेगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, और क्रेडिट में जैसे बिल का ट्रीटमेंट है वो रिटेनिंग वाला केस है तो क्रेडिट में बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंटिंग वाला केस है क्रेडिट में बैंक अकाउंट, एंडोर्समेंट वाला है क्रेडिट में सीज अकाउंट, डिपॉजिटिंग वाला है तो क्रेडिट में बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट। ये एंट्रीज आएगा इन द बुक्स ऑफ व्हाट? ड्रॉवर। नोटिंग चार्जेस दिया है तो ड्रॉवर के बुक में अगर ड्रॉवर नोटिंग चार्जेस पेड कर रहा है तो क्रेडिट में आएगा कैश अकाउंट, जैसे कि पहले और चौथे केस में आएगा क्रेडिट में कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। बट इन दो केस में नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर पेड नहीं करता है, पेड करता है बैंक या फिर एंडोर्सी, तो वहां पे एंट्री तो सेम ही आएगा, बट अमाउंट रिकॉर्ड करते वक्त अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों को ऐड करके आपको रिकॉर्ड करना है। क्लियर है?
ये एंट्रीज करो। फिर आता है वर्ड रिन्यूअल, ये रिन्यूअल का आपको 5 स्टेप होता है, 5 स्टेप का एंट्रीज करना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ के जाओ, एंड अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ तो लिखो। ये 2 परफेक्ट करके जाओ, कुछ नहीं बोला तो 2 मार्क्स आपको यहां से आराम से मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एडमिशन रिटायरमेंट का तो मैंने समझा दिया आपको क्या करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, 5 मार्क आपको मिल जाएगा। उसमें नहीं आ रहा है तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ये 2 एंट्री पे फोकस करो, सिर्फ 2 मार्क मिलेगा, बट ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सब आपको करना पड़ेगा। ओके तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। वैसे तो है बहुत इजी टॉपिक, बट अभी 2 दिन में अगर आप करने का सोचोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। ओके फिर नेक्स्ट आता है व्हाट, नेक्स्ट आता है आपका डिसोल्यूशन। ये एक बहुत भारी और सिंपल टॉपिक है, ये एक बहुत भारी और सिंपल टॉपिक है। डिसोल्यूशन में करना क्या है, अगेन आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, बैलेंस शीट, वही बैलेंस शीट कोई फर्क नहीं। लाइबिलिटीज, एसेट्स, पार्टनर्स कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड वगैरह, एंड आएगा आपका अदर लाइबिलिटीज। यहां पे क्या आने वाला है आपका एसेट्स, और यहां पे आएगा कैश और बैंक, और यहां पे आएगा एक्यूमुलेटेड लॉस। करना क्या है, जो अभी हमने किया था वैसे ही करना है। डिसोल्यूशन में वैसे तो फर्म बंद होता है, सारे के सारे पार्टनर्स रहेंगे, कोई नया ऐड नहीं हो रहा है, कोई नया पुराना जा नहीं रहा है। डिसोल्यूशन में क्या करना है, ये पार्टनर्स कैपिटल पहले किधर ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किधर ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सारे पार्टनर्स में जो भी उनका रेशो है उसमें। अदर लाइबिलिटीज के बारे में और इन एसेट्स के बारे में क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। कैश और बैंक जो भी है वो किधर जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस किधर जाएगा, एक्यूमुलेटेड लॉस जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, सारे पार्टनर में डिवाइड होगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस लाइबिलिटीज एंड व्हाट एसेट्स, इनका क्या करना है। तो लाइबिलिटीज और एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए ना डिसोल्यूशन में एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको, रियलाइजेशन अकाउंट। फ्रेंड्स अगर इस अकाउंट में भी आप फोकस करते हो ना, 4-5 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। क्या होता है ये रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर ध्यान दो। सबसे पहला तो आपके जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के एसेट्स ट्रांसफर करो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट्स, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। आपके जितने भी लाइबिलिटीज है वो सारे के सारे लाइबिलिटीज कहां पे ट्रांसफर करो, वो ट्रांसफर करो व्हाट, वो ट्रांसफर करो बैलेंस शीट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डन। और फिर ये एक बार ट्रांसफर कर दिया बैलेंस शीट वाला आइटम, फिर आने का एडजस्टमेंट में और चेक करने का आपको एडजस्टमेंट में क्या क्या बोला है। अगर आपको बोला है कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग जो है या प्लांट एंड मशीनरी जो है हमने सेल किया, तो सिंपल फंडा है। देखो रिकॉर्ड आपने कहां पे किया था, रिकॉर्ड आपने किया था डेबिट साइड में, तो जब आप इसको सेल करोगे तो सेल कहां पे आएगा, सेल आएगा आपका क्रेडिट साइड में। सेल करोगे तो सेल कहां पे आएगा, सेल आएगा आपका क्रेडिट साइड में। तो हम लोग है ना इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। बेचा मतलब पैसा आ रहा है ना, तो क्या बोल के रिकॉर्ड करने का, बाय बैंक अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी बेचा है अमाउंट बाहर निकाल देने का। डन। फिर क्या बचा, फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर के बारे में आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्नीचर एंड फिक्सचर के बारे में आपको बोला है कि ये ना पार्टनर लेके जा रहा है, टेकन ओवर बाय ए। फर्नीचर एंड फिक्सचर क्या बोला, टेकन ओवर बाय ए। तो फिर देखो रिकॉर्ड करते वक्त आपने कहां पे रिकॉर्ड किया था, डेबिट साइड, लेके जा रहा है तो किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड, बाय एज कैपिटल अकाउंट। जो भी फर्नीचर का अमाउंट है, जिस प्राइस में वो लेके जा रहा है वो प्राइस यहां पे रिकॉर्ड होगा। खत्म। लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने पेड किया बोला, पेड किया है तो किधर रिकॉर्ड होगा,
तो जब रिकॉर्ड किया तो क्रेडिट में था, पेड किया तो रिकॉर्ड कहां पे होगा, डेबिट साइड, टू बैंक अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, जो भी पेड किया है वो। आपको बोला कि बिल्स पेएबल का जिम्मेदारी जो है वो पार्टनर ने लिया है। कौन सा पार्टनर ने, बी ने, तो हम लोग डेबिट में बोलेंगे व्हाट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, जितने में भी वो लेके गया है वो। तो लाइबिलिटीज का भी सेटलमेंट हो गया। बचा क्या देखो फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये बचा हुआ है। रूल बोलता है, क्वेश्चन में बोला है नहीं बोला है, आपको ध्यान में रखना है कि सारे के सारे लाइबिलिटीज पेड होना जरूरी है। तो क्रेडिटर पेड हो गया, बिल्स पेएबल कोई लेके गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी भी बचा हुआ है, पेड करो। पेड करो बोला तो किधर आएगा, डेबिट साइड, टू बैंक अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी है वो आया, यहां पे खत्म, सारे लाइबिलिटीज खत्म हो गए। फिर एडजस्टमेंट में एक और एडजस्टमेंट दिया जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अभी वो एक्सपेंसेस है तो किधर आएगा, डेबिट साइड में, क्या बोल के, टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बस इतना भी आप करते हो ना तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। फिर क्या बनाने का, आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, ये देखो, एस कैपिटल इधर किधर है, देखो एस कैपिटल इधर क्रेडिट में है ना, ट्रांसफर करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखने का टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीस कैपिटल इधर देखो किधर है, बीस कैपिटल इधर डेबिट में है, ये ट्रांसफर होगा सेकेंड साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्या लिखने का, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। फिर इधर क्या है, देखो इधर है बैंक अकाउंट, क्रेडिट में है ना, ये ट्रांसफर होगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इधर देखो बैंक अकाउंट कहां पे है, डेबिट में है, ये ट्रांसफर किधर होगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे बस सेकेंड इफेक्ट दे दो, खत्म। फिर इस रियलाइजेशन अकाउंट को अभी जैसे मैंने बताया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं वैसे ही क्लोज करना है। इसमें आने वाला जो भी प्रॉफिट लॉस रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग द ऑल पार्टनर्स। डेबिट में आया तो प्रॉफिट है, ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट में आया तो लॉस है, ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। फिर पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करो, उसका बैलेंस जो भी आएगा बैंक में डाल दो, बैंक आपका टैली होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये आएगा फॉर 10 मार्क्स, और इतना भी आप करते हो ना 4-5 मार्क्स आपको आराम से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 10-10। तो मैंने अभी बताओ, क्वेश्चन 1 का टारगेट हमने क्या पकड़ा था, 10। क्वेश्चन 2 में हमने कितना बोला, 5। क्वेश्चन 3 में कितना बोला, 5। टोटल कितना मार्क्स हुआ बोलो फ्रेंड्स, 20 मार्क्स। तो टिल नाउ 20 मार्क्स हुआ है। नाउ बचा कौन सा है रे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। 4 और 5 की बात अगर मैं आपको बता दूं तो 4 और 5 में क्या आएगा, बराबर ध्यान दो। 4 और 5 की बात अगर मैं बोलता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा आपका डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये 4 टॉपिक में से कोई तो 2 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा और कोई तो 2 क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा। कितना मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। भाई इसमें से आपको सजेस्ट करेगा कि 2 में से कोई तो एक क्वेश्चन है ना इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड रहेगा, और हमारे ही चैनल पे इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ 5-6 वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हुए हैं। साधारण आपको 5-6 घंटा लगेगा, अगर आप देखते हो ना तो मेरा पूरा गारंटी है कि आपको 8 में से ना ज्यादा से ज्यादा 6-7 मार्क आराम से मिलेगा आउट ऑफ 8। पूरा डिटेल उसमें रखा हुआ है। नसीब अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन आया तो 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स भी आपको मिलेगा। वो 6-7 वीडियो खाली देखने का थोड़ा सा कष्ट उठाओ, 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल सकता है अगर क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर से पूछा जाता है। डन। फिर क्या रहा, डेथ ऑफ पार्टनर, कोई अलग नहीं है, रिटायरमेंट और डेथ सेम टू सेम क्वेश्चन है। सिर्फ 2 चेंजेस होते हैं। डेथ में सेटलमेंट जो है वो आउटगोइंग पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स को दिया जाता है। अभी जैसे कि एग्जांपल ABC 3 पार्टनर है, रिटायरमेंट में C रिटायर्ड हो रहा है, तो C रिटायर्ड हो रहा है तो जो भी उसका सेटलमेंट का अमाउंट है C को दिया जाएगा। बट डेथ में C अगर मर गया तो C मर गया ना, उसको थोड़ी ना वापस जिंदा करके दे सकते हैं। तो उसका जो एग्जीक्यूटर यानी कि जो नॉमिनी रहेगा उसको सेटलमेंट का अमाउंट दिया जाएगा। तो कैश में सेटलमेंट हो रहा है तो दोनों में कोई फर्क नहीं।
बट अगर लोन में हो रहा है तो रिटायरमेंट के केस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं टू सीज लोन अकाउंट, और डेथ में वर्ड यूज करते हैं टू सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। बाकी दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। रिटायरमेंट में मोस्टली पार्टनर रिटायर्ड होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर। डेथ में ना पार्टनर मर जाता है इन बिटवीन द ईयर, और इन बिटवीन द ईयर अगर मर गया है तो 2 महीना बोलो, 3 महीना बोलो, 4 महीना बोलो, जितना भी मंथ्स वो बिजनेस में था उसका प्रॉफिट उसको आपको देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ेगा, बट मेरा अगेन आपको सजेशन रहेगा, पोस्टिंग पे भी आप फोकस करते हो ना, तो आपको यहां से इजीली क्या मिल सकता है, यहां से आपको 3 से 4 मार्क्स मिल सकता है। कंप्यूटर अकाउंटिंग तो वैसे भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्लीकेशंस कंप्यूटर के कौन से हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, पूरा चैप्टर एक बार पढ़ के जाओ, उसी में से आने वाला है। और वो भी करते हो तो 3 से 4 मार्क आपको आराम से मिलेगा। तो इश्यू ऑफ शेयर पे फोकस करो। मैं बोल रहा हूं जो वीडियोस मैंने बताया हुआ है उसे देखोगे तो आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स में मिल सकता है, उस पर फोकस करो, इसमें से उठाओ। तो मैं अगर बोलता हूं कि चलो नहीं भी करते हो, आधा भी लिखा तो यहां से 4 यहां से 4 बोला तो कितना मार्क्स हो गया, 8। पहले हमारा 20 था, नाउ ये 8 कितना हुआ, 28। पास हो गए फ्रेंड्स, पास हो गए आप लोग। स्टिल हमारे 2 क्वेश्चन बाकी है, 12-12 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा एनपीओ में से, क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा फाइनल अकाउंट में से। एनपीओ करने का है एकदम सिंपल है। एनपीओ के क्वेश्चन में आपको है ना दिया जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। और आपको एनपीओ में बनाना क्या है, आपको एनपीओ में बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बनाना है बैलेंस शीट। तो आपको करना क्या है ना, बस इतना ही ध्यान में रखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में आपको दिया जाएगा एक्सपेंडिचर, और सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, एक मिनट इसको रफ करता हूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में आपको दिया जाएगा इनकम्स यानी कि रिसिप्ट, और क्रेडिट में दिया जाएगा पेमेंट। आपको क्या ध्यान में रखना है मालूम है फ्रेंड्स, बिजनेस कौन सा भी रहना दो, जो इनकम से वो कैसे हो रहा है, एक बार हो रहा है या बार बार। एक बार हो रहा है ना तो वो कैपिटल इनकम है। कौन सा इनकम है, कैपिटल इनकम। और एक बार होने वाला इनकम है ना, तो आपको करना क्या है मालूम है, आपको एक बार होने वाला इनकम कैपिटल इनकम रहेगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। तो ये रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। और अगर बार बार होने वाला इनकम है, इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, ये रिकॉर्ड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एक ही बार होने वाला रिसिप्ट है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, जैसे कि कैपिटल फंड, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, बार बार होने वाला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। सेम लाइक दैट क्रेडिट में पेमेंट होता है, पेमेंट इज नथिंग बट व्हाट, पेमेंट इज नथिंग बट एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस अगर एक बार हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। किधर रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, जैसे कि व्हाट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, बुक्स, इक्विपमेंट, ये बैलेंस शीट एसेट्स में चला जाएगा। और बार बार होने वाला खर्चा है, रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, ओके, कमीशन पेड, ये बार बार होने वाला खर्चा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रिकॉर्ड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। बस भाई लोग इतना करो, एनपीओ में इतना भी पोस्टिंग करोगे ना, 12 में से 5-6 मार्क्स मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। क्लोज करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट सिर्फ पोस्टिंग भी करते हो ना तो 5-6 मार्क्स आराम से मिलता है। मैं ज्यादा नहीं पकड़ रहा हूं, मैं इसमें से पकड़ रहा हूं 5 मार्क, तो आपका 28 + 5 33 मार्क्स हो गया यहाँ पे। एंड फिर आता है व्हाट, फिर आता है हमारा आखिरी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस में से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा फाइनल अकाउंट में से। फाइनल अकाउंट आपने 11th में भी किया है, फाइनल अकाउंट आपने 12th में भी किया है,
तो थोड़ा बहुत तो आपको आता रहेगा, नहीं आ रहा है तो एक दिन पूरा 2-3 घंटा निकालो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आता है वो देखो। उतना भी फॉर्मेट देख के आप पोस्टिंग करते हो। कुछ एडजस्टमेंट कॉमन आते हैं, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, जिसका 2 इफेक्ट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ध्यान में रखने का, क्लोजिंग स्टॉक में अगर कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, तो आपको दोनों में से कौन सा लेना है? कम वाला, जो दोनों में से अमाउंट कम रहेगा वो लेना है। और 2 इफेक्ट देना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। दूसरा एडजस्टमेंट आता है डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तीसरा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडेड टू एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। चौथा आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर आता है बैड डेब्ट्स लेस फ्रॉम डेटर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर आता है आरडीडी लेस फ्रॉम डेटर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सिंपल, इतने 6-7 एडजस्टमेंट बस करो, फॉर्मेट देखो, उसका बस पोस्टिंग करना है। ट्रेडिंग में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, ये एडजस्टमेंट पढ़ के जाओ। 2 इफेक्ट ध्यान में रखो, एडजस्टमेंट दिया रहेगा, 2 इफेक्ट दे दो। ये भी आप करोगे ना तो 12 में से आपको आराम से यहाँ पे 5 to 6 मार्क्स मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो देखो हमारा अभी तक कितना हुआ है, 33। मैं इसमें थोड़ा सा 6 ऐड कर दूंगा तो आपका 39 मार्क्स यहाँ पे हो गया। नसीब अच्छा रहेगा तो किधर तो आपको पोस्टिंग का चेक करने वाला अगर खुश रहेगा, कोई स्ट्रेस में नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, तो अगर आपने जिधर हमने अंदाजा निकाला उधर आधा मार्क्स भी ज्यादा दिया तो आप आराम से 40 मार्क्स क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो। आराम से आप क्या कर रहे हो, 40 मार्क्स जो है वो क्रॉस कर रहे हो। तो बीके में ना पास होना है ना, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। एकदम क्या बोलते हैं ना, मंद से मंद बच्चा भी क्या हो सकता है, पास हो सकता है। बस ये थोड़ा सा छोटा छोटा टेक्निक जो है वो ध्यान में रखो, आपको आराम से 40+ मार्क्स मिलेगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट पे फोकस करो, डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट पे फोकस करो। एनपीओ का मैंने बताया, 1 टाइम, सो मेनी टाइम, इनकम है तो किधर रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंडिचर है तो किधर रिकॉर्ड होगा। फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट्स पे ध्यान दो, फॉर्मेट्स देखो कैसे है, उस हिसाब से पोस्टिंग करो। कुछ एडजस्टमेंट सिलेक्टेड मैंने बताया, उतना भी करोगे तो भी बहुत है। इश्यू ऑफ शेयर्स मैंने अपने चैनल पे जो 5-6 वीडियोस डाल के रखे हैं उतना करो, आराम से आपको 8 में से 8 मार्क्स मिल सकता है। कुछ नहीं किया 12वीं में, कुछ नहीं किया 11 में बुक कीपिंग में, एटलीस्ट वो एक चैप्टर करो तो आपको मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलेगा, भाई मैंने 12th में बुक कीपिंग में कुछ तो पढ़ा है। तो उतना करो, 8 में से 8 मार्क्स आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज, कंप्यूटर अकाउंटिंग पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है, 4-5 पेज का कुछ तो चैप्टर है, बट 4-5 पेज में ना 1-2 पेज तो पूरा ड्राइंग ही है, तो वो भी थ्योरी कम है। अगर आप वो पढ़ते हो अच्छी तरह से, जाके कुछ ना कुछ लिखते हो, उधर भी आपको 3-4 मार्क्स आराम से मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करो। ऑब्जेक्टिव्स जैसे मैंने डिसएग्री, एग्री का, एमसीक्यूज का मैंने आपको तरीका बताया, वैसा यूज करो। और इवन रहेगा तो वो देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट एक बार देख के जाओ, बस इतना करो, आप बीके में पास हो जाओगे। आपको पास ही नहीं तो 40 मार्क आराम से मिलेगा। तो फ्रेंड्स वापस एक बार मैं आपको बताता हूं, ये वीडियो है ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है जिनके माइंड में डर है कि भाई मैं बीके में फेल होने वाला हूं, और ऑलरेडी उन्होंने गिव अप करके रखा है। तो ये वीडियो उनके लिए संजीवनी रहेगा कि देखो एंड बीके में पास हो जाओ। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप अच्छी तरह से बीके में अच्छा मार्क्स लेके पास हो जाओगे। तो शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनके माइंड में डर है, जिन्होंने डिसाइड करके रखा है कि मैं बीके में फेल ही होने वाला हूं। ऐसे बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, भाई मुझे माफ करो और इस वीडियो को है ना इग्नोर करो, ताकि आप पढ़ने वाले हो, आपने अच्छा पढ़ाई किया है, आप 100 out of 100 के लिए क्या करोगे, लड़ने वाले हो।
ये मैं उन बेचारों बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 11-12 में पढ़ाई नहीं किया। 80 में से आपको 40 भी मिल रहे और इंटरनल का और एक 10-15 मार्क भी मिल गया ना, आप आराम से 55 में आउट ऑफ 100 चले जाओगे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो थोड़ा सा जितना भी टाइम रहेगा, हाफ एन आवर 45 मिनट्स का ये वीडियो अच्छी तरह से देखो, थोड़ा सा करो। अभी भी आपके पास टाइम है, 1.5 दिन बचा हुआ है, अच्छी तरह से करोगे आराम से हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बुक कीपिंग बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। अच्छी तरह से करो। जो कम पढ़ाई करने वाले, जिनको डर है बीके में पास होगा या नहीं होगा, उसके लिए मैंने बना के दिया है। एंड जो अच्छे पढ़ाई करने वाले फ्रेंड्स, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 100 आउट ऑफ 100 कैसे मिलेगा। अगर पॉसिबल हुआ तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ट्राई करो मैक्सिमम मार्क्स बीके में लाने के लिए। ओके, सो अगेन ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अच्छी तरह से आगे बढ़ो। जैसे मैंने कमिट किया था आपको, आफ्टर 12 क्या करना है उसका वीडियो में मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। आपको कुछ ना कुछ नए चीजें अपडेट करने का मैं कोशिश करूंगा। ओके, चलो फ्रेंड्स, बाय बाय। चैनल वीडियो अच्छा रहेगा, लगा रहेगा, चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय फ्रेंड्स।